मुझ पर निशाना इसलिए साधा है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है। उससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि हम बच गए, एक का नाम लगा दो। समाज को भी एक सीधी सीधी बात समझ में आती है कि अच्छा एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो वो तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमें दोषी मिल गया। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ये लगता है कि अच्छा मौका है, इसी में स्कोर सेटल कर लिया जाए, हिसाब बराबर कर लिया जाए। जो बच्चे हैं, बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराज़गी की वजह यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूं। तो बच्चों की नाराज़गी जायज़ है, लेकिन जो सीलिंग का एक्शन है मेरे ख्याल से 50 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स पे हुआ, उसमें एक नाम हमारा भी है। पर शायद उनको मुझसे ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको खराब लगा, हर्ट हुए, तो नाराज़गी पूरी मुझ पे फूटी है। और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि सारा रोष मुझ पर है। कम से कम मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूँ कि वो मानते हैं कि मुझे उनके साथ और सही पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इतना गुस्सा मुझ पर किया। मीडिया ने गुस्सा क्यों किया? क्योंकि चैनल्स को व्यूज़ चाहिए, और जिसके नाम पे व्यूज़ मिलते हैं, अभी तुक्के से पिछले कुछ समय से मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मेरा नाम लिख के गाली देने में व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर रहता है। तो सबकी अपनी अपनी वजह। दूसरा सवाल आपका ये है कि मैंने इतने समय तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। इसकी दो वजह हैं। एक तो मेरा स्वभाव, क्योंकि मैं भावनात्मक मामलों में बहुत मुखर और एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। 3 बच्चों की डेथ हुई, दर्दनाक मृत्यु हुई। उस दिन से मेरे घर में हम लोग, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जो पिछले 2 दिन में हो रहा है उससे मुझे परेशानी लगभग नहीं के बराबर है। सारे चैनल्स मेरे पीछे पड़े हैं, इससे मुझे परेशानी नहीं के बराबर है। मेरे परिवार में लोग अचंभित भी रहते हैं कि मैं इतना सामान्य कैसे रह लेता हूँ। मुझे ज़्यादा चिंता दूसरी बात की है कि 3 दिन से हम घर में जब बात करते हैं या सोने जाता हूँ, नींद के नज़दीक पहुँचता हूँ, तो बार बार एक इमेज बनती है कि जब पानी भरा होगा तो उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी। क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ कि नदी में तैरते हुए पानी नाक में भर गया, 1-2 सेकंड्स के लिए डूबते डूबते मरे, मतलब बचे। कितना पेनफुल होता है वो 2-3-5 सेकंड, जो हम तो खैर 2-3-5 सेकंड में फ्री हो गए, निकल गए उससे। पर उन बच्चों ने तो कम से कम 1-1.5-2 मिनट, मुझे नहीं पता कितना समय इस चीज़ का होता है, लेकिन लगभग इतना होता ही होगा, झेला ही होगा। उम्मीदों की जब आखिरी कड़ी टूटी होगी, जब टेबल पर चढ़े होंगे बचने के लिए, पानी इतना सारा आ गया होगा। मेरी इस पूरे प्रकरण में मूल चिंता उस अनुभव को महसूस करने की है, और वो दुख है। तो ऐसे दुख में उनके पेरेंट्स को मैं जानता नहीं हूँ, मैं उनसे कैसे अपनी बात कहूँ, कैसे उनसे मिलूँ। दूसरा, जो विद्यार्थी इस समय आंदोलन में है, उनकी सारी बातें जायज़ हैं, लेकिन वो जिस उम्र में है, जिस गुस्से में है, थोड़ा सा ये भय भी होता है कि अगर हम जाके बात भी करें तो उस समय पूरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अच्छी बात है कि आज ऐसे 3-4 बच्चों से मेरा मिलना हुआ है। मैं भी एक मीटिंग से आ रहा हूँ, एलजी साहब ने बुलाई थी मीटिंग, उसमें कुछ बच्चे भी आए हुए थे और कई इंस्टीट्यूट्स के ऑनर्स भी थे, दिल्ली सरकार के आला अधिकारी भी थे, डीडीए से, एमसीडी से, फायर डिपार्टमेंट से, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के वो भी थे। तो वहाँ थोड़ी सी बच्चों से मेरी, मतलब 1-to-1 नहीं, लेकिन हाँ मीटिंग के दौरान बातें हुई। अब मुझे लगता है कि वो सहजता है, हो सकता है कि मैं आज, अगर आप उस दिन के वीडियो को देखेंगे तो मैं बहुत परेशान रहा उस वीडियो को देख के कि सड़क पर बहुत पानी भरा हुआ है। बेसमेंट का जो लेवल है वो सड़क के लेवल से बहुत ही नज़दीक है, ऊंची बेसमेंट नहीं है, लगभग उसी लेवल की बेसमेंट है। बहुत खतरा नजर आ रहा है कि अगर पानी उछला तो अंदर चला जाएगा। इतने में एक जीप वहां से गुजरी और मुझे आज पता लगा कि वहां एक बड़ा सा पैनल रख के रोका हुआ था पानी को अंदर जाने से, और अंदर बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। जैसी वो जीप तेजी से गुजरी, पानी जोर से उछला और उस पानी से वो टूट गया जो टेम्परेरी रास्ता बना हुआ था, तो पानी अंदर जाने लगा। तब भी हमें दुविधा थी कि अचानक इतना पानी कैसे गया होगा, क्योंकि अगर 30-40 बच्चे थे और पानी आते हुए देखेंगे तो शायद निकलने का रास्ता रहता। एक तो दरवाजा बंद हुआ जो बायोमेट्रिक होने की वजह से हुआ, ये बहुत बड़ी समस्या हुई। दूसरा, जो आज उन बच्चों ने बताया उस मीटिंग, वो ये था कि पानी एक खास गति से जा रहा था और बच्चे बाहर निकल रहे थे, और अनुमान था कि निकल भी जाएंगे, किताबें लेके निकल रहे थे, क्योंकि पानी इतना था कि उनको लगा किताबें छोड़ के निकलेंगे तो बचेगा नहीं कुछ। इतनी देर में पानी के बहाव से जो एग्जॉस्ट फैन था, वो जो एरिया था, वो भी टूट गया, और जैसे ही वो टूटा पानी का पूरा बांध एक साथ अंदर गया। और उन बच्चों की बात जो मैं समझ पाया कि कमर तक के पानी से सिर के ऊपर तक पानी जाने में केवल शायद 50 सेकंड या 1 मिनट लगा। ये इतना कम टाइम था कि इतने टाइम में शायद हम में से कोई भी
ना सोच पाता ना निकल पाता। फिर एलजी साहब ने आज बड़ी अच्छी बात उसमें ये भी कही कि वहाँ जो सीवर लाइन्स थी वो इलीगल कंस्ट्रक्शन से, इंक्रोचमेंट से कवर हो गई थी। ये भी एक समस्या है। एनक्रोचमेंट भी ऐसे तो नहीं होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई शामिल होगा ही होगा। मेरा अपना मानना था कि बेसमेंट थोड़ी ऊंची होती बेहतर होता, लेकिन आज मुझे पता लगा कि जो नए नियम है जिसमें स्टिल्ट पार्किंग बनाना ज़रूरी है, उसमें शायद 8 सेंटीमीटर का कोई नियम है। अब नियम है या ये मतलब जनरली ऐसा होता मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इस वजह से बेसमेंट बहुत ऊंची नहीं बनती है दिल्ली में, एक वजह ये भी है। इन सब के साथ मैं ये खुल के मानता हूँ कि इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी बनती है। संयोग की बात है कि हादसा कहीं और हुआ, लेकिन हमें नोशनल सेंस में समझना चाहिए कि हादसा कहीं भी हो सकता था। इसको रेक्टिफाई करना सभी इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है। मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी बहुत खुल के निभाने को तैयार भी हूँ, तत्पर भी हूँ, और मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ कि किसी भी सूरत में जो चीज़ें अलाउड नहीं है दिल्ली में वो हम नहीं करेंगे, और चाहे हमें दिल्ली छोड़नी पड़े, चाहे कहीं और जाना पड़े, जो भी अप्रूव्ड बिल्डिंग्स होंगी हम वही काम करेंगे। सच्ची से मतलब ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। इंटरेस्टिंग बात या विचित्र बात यह है कि अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी संख्या कम से कम 1000 तो होगी ही, शायद ज़्यादा होगा, 2000 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो नॉर्म है फायर एनओसी की, एजुकेशन बिल्डिंग की, अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितनी बिल्डिंग्स के पास है, मेरा अनुमान है कि 2000 में से शायद एक के पास भी नहीं है। एक के पास भी? जी, ध्यान रखिए मैं जो कह रहा हूँ, फायर एनओसी फॉर एजुकेशनल बिल्डिंग। फायर एनओसी कई तरह के होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोशिश हमने या बाकी इंस्टीट्यूट ने नहीं की, पर क्या होता है कि जब कोई हादसा होता है उसके बाद मोटी मोटी चीज़ें सतह पे आती हैं कि फायर एनओसी नहीं था, या ये नहीं था, या वो नहीं था, और जनता का आक्रोश फट पड़ता है। उसके पीछे की वजह क्या है, परिस्थितियाँ क्या हैं, वो सोचने के लिए, समझने के लिए धैर्य चाहिए, समय चाहिए। तो मैं असल में 3 दिन से ये भी चाह रहा था कि पहले सारी स्थितियां सामने आ जाएं, क्योंकि 1-1.5 दिन तक तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कितने बच्चे थे, क्या स्थिति है। धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट हुई, तो फिर आज ये मीटिंग हुई, तो मेरा ख्याल है कि अब हम उन सब बातों पर ज़्यादा स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं। इनके चेहरे तो मेले हैं दर्पण पर धूल नहीं, इनके चेहरे तो मेले हैं दर्पण पर धूल नहीं, वो महज धन खाते हैं जिनके कोई उसूल नहीं। तो क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। ये लाइनें भारी पड़ रही है। आप नैतिकता का पाठ पढ़ाते हो यूट्यूब पर, तो लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी आस थी। आज आपने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, तनु मैम की तरह आपको भी बच्चों के बीच में होना चाहिए था। तनु मैम जो IAS की प्रिपरेशन करवाते हैं, वो भी समर्थन में, छात्रों के समर्थन में ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहाँ पर बच्चे हड़ताल कर रहे हैं और अनशन कर रहे हैं, उनका साथ देने के लिए पहुँच गए हैं। लेकिन ओझा सर और दिव्य कीर्ति जी सर तो ऐसे मानो IAS के नाम के लिए मुखर्जी नगर में सबसे बड़ा बिजनेस ये करते हैं, दृष्टि IAS के नाम से। वो अभी तक नहीं पहुँचे, बाकी सब पहुँच गए हैं। आज तक आप हमारे मार्गदर्शक थे, लेकिन आपको आज बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए था। ऊपर नैतिकता की गंगा बहाने वाले विकास दिव्य कीर्ति जी भी बेसमेंट के टीचर निकले। यूट्यूब पर नैतिकता की गंगा बहाने वाले विकास जी भी बेसमेंट के टीचर निकले। इनके चेहरे तो मेले हैं दर्पण पर धूल नहीं, इनके चेहरे तो मेले हैं दर्पण पर धूल नहीं, वो महज धन खाते हैं जिनके कोई उसूल नहीं, वो महज धन खाते हैं जिनके कोई उसूल नहीं। सबसे ज़्यादा फेमस टीचर ओझा सर और दृष्टि IAS के विकास दिव्य कीर्ति दोनों चुप है। 5 दिन हो गए घटना को, और आज उनका जवाब आया है, वो भी प्रेस विज्ञप्ति के साथ उनके ऑफिशियल वेबसाइट और ट्विटर पर दिया हुआ है। प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उन्होंने। तो देर सवेर जागे तो सही, जवाब तो आया, लेकिन आज उनको स्टूडेंट के बीच होना चाहिए था। तो क्या जवाब है, सुनिए। दिव्य कीर्ति जी का फाइनली, विकास दिव्य कीर्ति जी का जवाब आ गया है। दृष्टि IAS के जो फाउंडर है और CEO है, कि जो घटना हुई है, राव IAS दृष्टि ने भी अपना पक्ष रखा है, और राव IAS के अंदर जो घटना हुई है, बेसमेंट के अंदर 3 बच्चों की डेथ हो गई है 27 जुलाई को राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान के अंदर जो डेथ हुई, उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि हमने देरी की, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। उन्होंने पहले यही बोला है कि शनिवार के अंदर जो घटना हुई, आज उनका फाइनली जवाब आया ट्यूसडे को। शनिवार को घटना हुई, शनिवार रविवार 2 दिन और 2-4 दिन, मतलब लगभग 4-5 दिन बाद में आज जवाब जाए। 3 विद्यार्थी जैसे श्रेया, तान्या और निविन की मौत हो गई है। हालांकि मौत नहीं है, इस पर जो
कोचिंग वाले हैं जो राव IAS वाले हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जब 2021 में ये प्रावधान बनाए गए थे कि बेसमेंट को आप यूज़ नहीं कर सकते ऐसे लाइब्रेरी, फिर भी इन्होंने इस्तेमाल किया और पानी भरता है उधर ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर, OTB के अंदर, ODR। और इन बच्चों के परिवार के लिए हमारा कोई प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, कितनी दुख की घड़ी में हम साथ हैं। इन्होंने बोला है इस दुर्घटना को लेकर विद्यार्थियों में रोष है जो न्याय संगत है। इन्होंने बोला है वैसे ये वाणी की आपको पता है कैसे, और कोचिंग संस्थाओं से जुड़ी है समस्या ऊपर जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। तो बोल रहे हैं कि कोई अस्पष्ट तरीके से, मतलब अस्पष्ट है सारे नियम और अंतर्विरोध है सब में। DDA MCD दिल्ली का जो फायर डिपार्टमेंट है, दिल्ली मास्टर प्लान 2021 का तो कुछ नियम दिखते हैं, बाकी नेशनल बिल्डिंग कोड, दिल्ली फायर रूल्स और यूनिफाइड बिल्डिंग बाईलॉज में काफ़ी अंतर्विरोध है, आपस के नियम ही मतलब अंतर्विरोध है आपस में बिल में। और जो दस्तावेज में कोचिंग संस्थानों के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अधिकतम बिंदुओं का समाधान अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो समिति नियुक्त की है उसके अंदर से 1 माह के अंदर जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी उसमें अधिकतम बिंदुओं का समाधान मिल जाएगा। और हमें विश्वास है कि टीम दृष्टि विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्क रहती है। वर्तमान में हमारे मैनेजमेंट ने फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का विशेष पद है, जिस प्रकार अधिकारी नेशनल फायर सर्विसेज नागपुर से पढ़े लिखे हैं और बड़े अस्पतालों में मॉल्स में 14 वर्ष तक कार्य कर चुके हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से नियमित सेफ्टी ऑडिट करते हैं और इसके अतिरिक्त प्रत्येक भवन के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति होती है। वह रोज़ 16 बिंदुओं को चेक करे और बिल्डिंग मेंटेनेंस को अपडेट करे। तो क्लासरूम जिन भवनों में भी है, आने जाने के लिए कम से कम 2 रास्ते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में बच्चे निकल पाएँ। दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले कुछ दिनों में कई व्यापक कार्रवाइयाँ जो की है वो स्वागत योग्य है। इस समस्या का स्थायी समाधान यह है कि सरकार दिल्ली में 3-4 क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग संस्थानों के लिए नियत करे। सब जगह कोचिंग नहीं होनी चाहिए, उन्होंने ये सजेशन दिया है। अगर सरकार क्लासरूम, लाइब्रेरी, हॉस्टल खुद तैयार करवाएगी तो न ज़्यादा किराए की समस्या होगी और न ही सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की। इस विषय पर जटिलताओं को स्पष्ट करने के लिए जल्द ही विस्तृत वीडियो जारी किया जाएगा ताकि हम सभी विद्यार्थियों और जो जितने भी हितधारक है, पेरेंट्स और हैं, उनको एक पक्षों का अनुमान हो सके। हमें विश्वास है कि सारे हमारे पक्ष सामने होंगे, तब समाधान की सही राय निकलेगी। एक बार फिर जाने अनजाने में हमारी टीम से कोई चूक हुई है, हम उनके लिए खेद प्रकट करते हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने का भरोसा दिलाते हैं। विकास देवी कीर्ति जी ने ये अपलोड किया है, लेकिन आप ये प्रेस विज्ञप्ति कितने दिन बाद में आती है? 5 दिन के बाद में। आज 30 जुलाई है। बेसमेंट के अंदर लोग बोल रहे हैं कि आप भी क्लासेस चला रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई भी हुई है अभी दृष्टि IAS के साथ साथ 2-3 कोचिंग और पर वहाँ पर इनकी जो दृष्टि IAS की जो क्लासेस लगती थी बेसमेंट में, उन पर कार्रवाई हुई है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक निबंध लिख कर दे दो, आपको वैसे वीडियो बाइट देने का शौक है, इस पर क्या हो गया? मतलब यहाँ पर भी आपने एक निबंध लिख के दे दिया। लोग ऐसे बोलना चाह रहे हैं कि आपने ये निबंध लिख दिया है। और जैसे हालांकि स्टूडेंट की बात सही है कि पुणे के अंदर जो घटना हुई थी, जो एक उद्योगपति का बेटा 17 साल का जिसने 2 बच्चों को मार दिया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक लेख लिखने को बोला था। तो यहाँ से ये लेख वाली बात है वो यहाँ से थोड़ी वहाँ से मैच करती है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट सील किए गए हैं उसमें आपका भी बेसमेंट बताया जा रहा है, लोग पूछ रहे हैं। और मैं आपकी खुद नेहरू विहार वर्धमान प्लाजा में बेसमेंट में कोचिंग में पढ़ रहा था, अब नहीं पढ़ना, हम सभी को हमारे पैसे वापस कर दो, हमें घर जाने दो, ऐसी पढ़ाई नहीं करनी जहाँ जान का खतरा हो। ये बच्चे बोल रहे हैं। करेक्शन पॉइंट, जिन घरों के अंदर चिराग बुझ गए हमें उन्हें वापस नहीं ला सकते, मगर मानवता के नाते ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग संस्थान मिलकर 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि कुछ पैसा दो, सारे कोचिंग वाले हम मिलकर 1-1 करोड़ रुपए को देंगे और सरकारी दिशा में पहल करें। आपका जितना भी हक नहीं बनता, बोल रहे हैं कि सरकार पहल करें तो आपका क्या हक बनता है? आपसे भी सवाल पूछेंगे लोग, क्या आप विद्यार्थियों से फीस नहीं लेते हैं? और क्लासरूम में बेसमेंट के अंदर आप बिना विद्यार्थियों की सुरक्षा के परवाह किए चले जा रहे हो और खुद आप जिम्मेदार आपको होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप क्लास चला रहे हो। अपना पल्ला झाड़ने के लिए सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हो, क्या बात है? हिडन मैसेज में एकदम प्यार ही प्यार मिल रहा है लोगों से। सरकार तो खुद ही निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। आप कह रहे हैं सरकार आ गया है कोचिंग लाइब्रेरी, ऐसा कैसे होगा? प्रकाश डालिए कुछ। बात तो सही है, लेकिन उसी सिस्टम का हिस्सा आप भी हैं। अगर कोई विभाग सही नहीं कर रहा है तो उसे सही करने पर मजबूर करें। लोग उनको बोल रहे हैं। आपने भी तो बेसमेंट में क्लास चला रखी थी, उसका क्या हुआ? तो कहने का मतलब है कि सारे कोचिंग वाले चुप बैठे हैं अभी। 5वां पॉइंट, आपके 8वें नंबर का सुझाव अच्छा है। इस सुझाव को अमल में लाने के लिए दृष्टि IAS अन्य कोचिंग संस्थानों को स्टूडेंट के लिए लड़ना होगा। 8वां जो है उसके अंदर बोलना ये चाह रहे हैं कि सरकार को एरिया चुनने चाहिए 3-4 की, यहाँ कोचिंग और यहाँ ये खोल सकते हैं। क्लासरूम, लाइब्रेरी, हॉस्टल सरकार को तैयार करवाएगी तो किराया भी नहीं बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो दिव्य कीर्ति जी ने एक पूरा लेख लिख दिया, जो कि IAS में जो मेंस में लिखा जाता है वैसे एकदम शुद्ध लेख लिख दिया पूरा का पूरा। तो शुद्धता का पूरा ध्यान रखा है। विकास दिव्य कीर्ति जी के सुझाव अच्छे हैं, लेकिन पहले उन्हें स्टूडेंट के बीच जाना चाहिए, मिलकर माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरा, केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ नियमित उनकी फोटो आती रहती है। अब तक ये सुझाव उन्होंने क्यों नहीं दिया सरकार को? और
क्या कोई दुर्घटना का इंतजार था? विकास द्विवेदी जी बड़ा नाम है और स्टूडेंट्स ने ही उनको बनाया है, तो आपसे आग्रह है आप प्रयास करते, आप कोई दुर्घटना का इंतजार कर रहे थे क्या? और विकास द्विवेदी जी आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा, आपको ग्राउंड पे आना चाहिए, भरोसा देना चाहिए सबको। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आपको गलती का एहसास तो हुआ, ये भी बड़ी बात है। बस कोशिश ये है कि संघर्ष कर रहे हैं छात्र, उनके द्वारा जो संस्थान है और कारण और संघर्षशील ज़्यादा नहीं रहे और बच्चों को न्याय मिले। आपके भरोसे छोड़कर जाते हैं पेरेंट्स बच्चों को, आपकी वजह से लोग दिल्ली भेजते हैं बच्चों को। जिनका चिराग बुझ गया उनको पूछो। आपने तो लेख लिख दिया हज़ारों स्टूडेंट्स की समस्या और भावनाओं का, ये उचित उत्तर है। आप एक बार मिलकर भी नहीं गए बच्चों से, बच्चों के बाद बीच में आपको ग्राउंड पर आना चाहिए था। लेकिन आपने क्या बोला है सच में? उसूलों पे जहाँ आँच आए वहाँ टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। अगर विकास द्विवेदी जी आप इतने बड़े स्टार हो, आपकी वजह से लोग पेरेंट्स विश्वास करते हैं, बच्चों को भेजते हैं, तो आपको आना चाहिए था। आईएएस के लिए इतने पैसे लेते हो, इतने महंगे कोर्स देते हो बच्चों को, तो फिर आप विचार क्यों नहीं करते कि कभी बच्चों को इतनी सुविधाएं भी दें? 3 दिन लगे हैं, 4 दिन लगे हैं आपको इस लेख को लिखने में। विकास जी ग्रेट हैं आप खुद की बेसमेंट में क्लास चल रही थी, आप उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे थे। ये लेख लिखने में ज़्यादा अच्छा होता कि आप विद्यार्थियों से मिल लेते और सभी के दुखों को सुनते और जवाब देते, मीडिया के सामने आते। क्या इस तरह लेख चिपका देने से कोई निवारण हो पाएगा? आप भी खुद बेसमेंट में क्लासेस चिपका रहे हो, ले रहे हो क्लासें। इस चीज़ पर सभी सत्तापक्ष और विपक्ष की बोलती बंद है। अब कोई भी नेता इस पर खुलकर बात नहीं करें, क्योंकि ज़्यादातर शिक्षण संस्थान नेताओं के ही हैं और वहाँ के मामले में बोलकर अपनी कमाई क्यों कम करना चाहेंगे? और आप पोस्ट जो है वो बेकार किस्म का है। दृष्टि आईएएस का सारा ठीकरा सरकार पर फोड़ने पर कोशिश कर रही है। बेशक दिल्ली सरकार और एमसीडी की गलती है, लेकिन दूध की थैली तो सारी कोचिंग क्लासेस वाली हैं। ये सब बेसमेंट में क्लासेस खोलने पहले क्यों नहीं सोचा? विकास द्विवेदी को पूछो, अपने बच्चों को यहाँ कौन पढ़ाएगा? तो ये सारे के सारे जवाब है विकास द्विवेदी जी के, और बच्चों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। उनको एक बार चाहिए कि बच्चों के सामने बैठकर बात करें, मीडिया के सामने आए। लेकिन इतने बड़े व्यक्ति जिनकी वजह से पूरा देश विश्वास करके बच्चों को दिल्ली भेजता है, सिर्फ एक आदमी पर विश्वास करके, तो जिम्मेदारी तो उनको लेनी पड़ेगी। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा।